नमस्कार दोस्तों। आज एक खबर के ऊपर मेरी नज़र गई। इस खबर में बताया गया कि राहुल गांधी की मुलाकात हुई रघुजीराम राजन से। अब आप लोगों के जहन में शायद हो सकता है रघुजीराम राजन की यादें ताज़ा न हो, लेकिन मैं बतला दूं वो भारत के पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे। यहाँ पर याद रखिएगा, जब वो गवर्नर रहे आरबीआई के तब उन्होंने भारत में जो नीति अपनाई थी उसका नाम है टाइट मनी पॉलिसी, यानी कि ऊंची ब्याज दर वाली अर्थव्यवस्थाएं। याद कीजिएगा 2013 के वो साल या वह महीने जिसमें उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अनुरोध करते थे कि आरबीआई के गवर्नर महोदय कृपया ब्याज दरें घटाई जाएं, और ब्याज दर घटाने के नाम पर आरबीआई के गवर्नर सिर्फ अंगूठा दिखाते थे। अब समझिए, एक वित्त मंत्री अनुरोध कर रहा है आरबीआई के गवर्नर से, जो कि चुना हुआ भी नहीं है, मनोनीत है। एक चुना हुआ व्यक्ति मनोनीत व्यक्ति से अनुरोध कर रहा है कि आप ब्याज दरें नीचे करें ताकि जनता को राहत मिल सके, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाई जा सके। और रघुजीराम राजन उसे और टाइट और हाई पर ले जाते थे। 8.5% रेपो रेट रखा था रघुजीराम राजन ने। याद रखिएगा, टाइट मनी पॉलिसी के फॉलोअर्स में से या समर्थकों में सबसे बड़ा नाम रघुजीराम राजन का आता है। आम जनता को कुछ नहीं पता चलता कि ये टाइट मनी पॉलिसी किस चिड़िया का नाम है, तो जरा सा उनके लिए मैं समझाता चलूँ कि एक्चुअली होता ये क्या है। टाइट मनी पॉलिसी में ऊंची ब्याज दर वाली अर्थव्यवस्था बनाई जाती है या ब्याज दर ऊंची रखी जाती है। जब ऊंची ब्याज दर रखी जाएगी तो निश्चित तौर पर लोग कर्ज लेने से बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि ब्याज दर ऊंची है। जब लोग कर्ज नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर घरों के निर्माण कम होंगे, गाड़ियां कम खरीदी जाएंगी। इसी प्रकार से सारा का सारा जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो नीचे गिरेंगी। तो यह काम इन्होंने, यानी कि रघुजीराम राजन ने आरबीआई के गवर्नर रहते हुए बखूबी अंजाम दिया। अब वर्तमान में फिर से भारत आए हैं और भारत में आकर ये फिर से सुझाव दे रहे हैं राहुल गांधी को कि आइए हम लोग सर्विस सेक्टर को ऊपर ले जाएंगे। क्रांति तो आएगी सर्विस सेक्टर से आएगी। क्यों भाई? मैन्युफैक्चरिंग से क्यों नहीं आएगी क्रांति? क्या मैन्युफैक्चरिंग का समय खत्म हो गया? क्या आज आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्रयोग करना बंद कर चुके हैं? फिर क्यों नहीं आएगी मैन्युफैक्चरिंग से? कारण सीधा सा है, यह भारत को एक निर्भर राष्ट्र के रूप में, जो दूसरों के ऊपर, चाइना के ऊपर, अमेरिका के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए निर्भर रहे, ये बनाना चाहते हैं। या ये मानते हैं कि भारतीयों में मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता ही नहीं है। आखिर क्यों आप आके सर्विस सेक्टर की वकालत कर रहे हैं? सर्विस सेक्टर अपने हिसाब से अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रो कर चुका है। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना है, न कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर पर सरकार का ध्यान बांटने की ये एक कुचक्र है, जिसके कह सकते हैं इस चक्र में अगर सरकार फंसी तो निश्चित तौर पर वह सर्विस सेक्टर पर ध्यान देगी, मैन्युफैक्चरिंग से ध्यान हटेगा। और सरकार या आम लोग, सरकार की बात छोड़ दीजिए, आम लोग, मोबाइल हो, टीवी हो, जूते हो, घड़ियाँ हो, सब के लिए विदेशी प्रोडक्ट की बाट जोहेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होगी नहीं। तो सर्विस सेक्टर को मजबूत करना, चलिए 50% हो चुका है, और कितना होगा तो निश्चित तौर पर वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। वो खुद ब खुद ग्रो कर रहा है, लेकिन जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उससे ध्यान भटकाने की ये एक कुचक्र या साजिश ज़्यादा लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रचा गया है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर। फिर भी चलिए, दूसरी तरफ से वो दूसरी हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। अरे हरित क्रांति ऑलरेडी भारत में दूसरा स्तर जो है वो आरंभ हो चुका है, और आपकी सरकार ने ही आरंभ करवाया था। यहाँ पर याद रखिएगा, पवन चक्कियाँ या रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने पिछले 5 वर्षों में बहुत प्रगति की है महोदय। कृपया आप जाकर डाटा चेक कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा।